आतमजीत सिंह साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं राकेश भाई साहब, मैं अपने जिस ढंग से मैंने देखा है, मैं थोड़ा सा आपसे के साथ शेयर कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम सब लोगों की, मतलब मैं अपनी बात कर लूं और आप लोग कितने लोग शेयर करें, ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस को एक अहम रोल अदा करना है। इसलिए हम सब लोग एंटी कांग्रेस वाले थे, हमने कांग्रेस का क्रिटिसाइज करके हम बड़े हुए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जिस जिस जगह हमारा राष्ट्र खड़ा है वहां पे कांग्रेस की सबसे अहम भूमिका है, और इसीलिए शायद उसकी तरफ हम आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि उनको ये करना चाहिए। दूसरा, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी से आज हमारा बहुत शिकायतें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कि हमें वो अकेला आदमी लगता है जो शायद ये कर सकता है। बाकी हमारे पास कोई कोई है ही नहीं, क्योंकि जो सारी बातें कह रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से कोई नहीं पूछता है कि तू वो, देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि अब राम काज से मुझे छुट्टी मिली, अब मैं राष्ट्र काज करूंगा। अरे तुम्हें राम काज करने के लिए हमने चुना था कि तुम्हें राष्ट्र काज करने के लिए चुना था? देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पे कह रहा है और हम में से कोई पूछने वाला नहीं है। देश का प्रधानमंत्री तरह तरह के तमाशे कर रहा है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री एक क्या 22 तारीख को वहां कर रहा था, मेरे ऑफिस के नीचे जिस तरह के गंदे गंदे गाने वो हो रहे थे, मैं मतलब वो देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। मैं आपकी बात से ये तो सहमत हूं कि हम सब लोग, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी को क्या क्या करना चाहिए ये सब लोग बताते हैं। मतलब हम सब लोग, मैं भी बताता हूं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो एक ऑल्टरनेटिव देने की बात करते हैं। अगर वो जब विदेश गए थे, उन्होंने एमएसएमई, रोजगार, चाइना मॉडल नहीं चलेगा, हमारे यहाँ एमएसएमईज मॉडल ही होंगे, 10-10, 5-5, 7-7 की छोटी इंडस्ट्री होंगी, एक वो ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। आज लेकिन जब वो असम में चल रहे हैं राकेश भाई साहब, तो वहां पे जो सामने आदमी खड़ा हुआ है और जिसको जो बोरा, उनका जो वहां का प्रेसिडेंट है असम का, जिसकी नाक टूट गई है और जिसका खून बह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट दोनों में फर्क हो जाता है। देश के लिए इंपॉर्टेंट आज है कि लार्जर इश्यूज को आप एड्रेस करें, क्योंकि आप क्लाइमेटिक जो देश में पर्वत के पहाड़ों के साथ जिस तरह का व्यवहार हम लोग कर रहे हैं, वो अगर मैं खराब शब्द यूज करूं, वो बलात्कार से कम नहीं है। आप किसी पहाड़ पे जाके देख लीजिए व्हाट वी आर डूइंग विद दिस। मतलब कितने लाखों गाड़ियां चल रही हैं। आप तीर्थ स्थान जिस पे लोग जाते थे अपना पुण्य कमाने की, भाई मुश्किल से पहुंचेंगे, वहां 8 लेन की रोड बना रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। जलियांवाला बाग में जहां जाके आपको के आंसू निकल आते थे, उस जलियांवाला बाग में जाके अब आप मतलब वो पिकनिक स्पॉट हो गया है भाई। वहां कोई आप तीर्थ करने नहीं। मेरे लिए जलियांवाला बाग तीर्थ था, मैं अभी गया 10 दिन पहले, वो तीर्थ स्थान नहीं रह गया है, वो पर्यटक स्थल हो गया है। मैं आतमजीत सिंह साहब आपसे इसी बात पे जरा एक दो चीजें समझ लूं कि एक तो मैं आपसे जरा ये समझना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, उनको उनको 2-3 चीजें मैनेज करनी है। देखिए, उनको भी तो इन्हीं, कोई जो नेता आए हैं वो कोई नए, उसमें जो हम और आपके बीच ही के तो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे यहां हो। लोग मेरे इस चैनल के लिए, लोग जो पहली चीज आके पूछते थे, आप बंद कर दिया कि कैसे चलता है, कहाँ माल कहाँ है। तो हर आदमी जब आप आता है, आपसे आके पूछते वहां क्यों जाते हो, हमसे आपके लिए पूछ रहे हैं कि वो क्यों आते हैं। मतलब लोगों को ये कि भाई आतमजीत सिंह साहब अपना समय क्यों खराब करते हैं यहाँ। तो ये देश के हमारे आपसे बीच के निकले हुए लोग हैं कि राकेश दीवान साहब आ रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। अरे भाई, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जब मर जाएं तो इस देश में कुछ अमन चैन रहे, हमारे बच्चों को कुछ कुछ तो छोड़ के चले जाएं जिसपे उनको लगे कि कुछ ठीक था। आतमजीत सिंह साहब, एक तो भारत जोड़ो यात्रा, इस पे आपका ये, और जो ये सिक्योरिटी वाला एक जो एंगल है, क्योंकि मुझे अब हरदम ये लग रहा है, और मैं बार बार गुजरात मॉडल की बात करता हूं, गुजरात मॉडल में सिक्योरिटी ब्रीच बहुत आराम से होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी बहुत उलटती है, वो जो यहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि किसी अपराधी को लेके आ रहे हैं तो गाड़ी ही उलट जाएगी, उसी तरह से गुजरात, दोनों चीजों में राहुल गांधी के लिए चुनौती बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, कि अब उनके साथ जनता भी ज्यादा आती जा रही है, तो उनके लिए थोड़ा आसान भी हो रहा है, लोग अब ज्यादा जुड़ रहे हैं। इट इज मोर टफ और इट इज मोर इजियर फॉर राहुल गांधी। जी आनंदवर्धन जी, जी जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा का ही सीक्वल है। भारत जोड़ो यात्रा में ये कोशिश की गई कि सिविल सोसाइटी के लोग साथ लेके, और भारत में जो नफरत का माहौल है
जो फिरका परस्ती का माहौल है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो एक काउंटर नैरेटिव निकालने की कोशिश हुई, जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, मैं तो इसमें सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, ताकि लोगों में जो आप विमंश पैदा कर दिया सरकार ने, वो किसी तरीके से दूर हो। जो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो गई है, उस खाई को कैसे पाटा जाए। जो देश की बाकी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो सिख्स हों या बौद्ध हों, वो देश छोड़ के ना जाएं, और देश की समरूपता और देश की जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको कैसे रीस्टैब्लिश किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया जाए। ये तो भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख विषय थे। अब जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विषय है, वो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के ऊपर निकाली जा रही है। तो न्याय तो यही होता है डेमोक्रेसी में। न्याय तो ये होता है कि आप, जो सरकार फिरका परस्ती कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचा रही है, जो राम के नाम पर बिजनेस कर रही है और धर्म के नाम पे उन्माद फैला रही है, उस सरकार को कैसे हराया जाए और फिर वापस वो सेक्युलर वेलफेयर स्टेट का जो फॉर्मूला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें बाकी जो लोग बीजेपी के खिलाफ है उनको कैसे इकट्ठा करके और इस न्याय की लड़ाई को लड़ा जाए। तो उसको एक बड़ा कैनवस देने की कोशिश की गई कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, पर ये फाइनल वॉर है। अगर 2024 के इलेक्शन में, ये लड़ाई में अगर बीजेपी जीत जाएगी तो ना संविधान बचेगा, पार्लियामेंट तो वैसे ही बदल गई है, नई पार्लियामेंट आ गई, संगोल राजनीति शुरू हो गई है। राम जी के नाम पे जो है वो एक एकाकरण कर दिया गया है कि सब राम के भक्त होंगे और जो राम के आगे नतमस्तक नहीं होगा उसके बुलडोजर चलेंगे। आपने देख लिया मीरा रोड पे किस तरीके से पहले धार्मिक उन्माद फैलाया गया, मस्जिदों के आगे बैठ के मध्य प्रदेश में राकेश दीवान जी की स्टेट में हनुमान जी के पाठ पढ़े गए और बुकसाया गया मुसलमानों के, निकलो बाहर और लड़ो हमसे, पर वहां ऐसा हो नहीं पाया। ये तो उन्माद फैलाने की कोशिश तो हर जगह की गई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है। और आप ही के बगल में हजरतगंज में जो गाना बजाना हुआ, उसका वीडियो भी मैंने आपको भेजा था, कल आपने उस पर प्रोग्राम किया, तो आपने देखा किस तरीके से नरे चौक पे जो है गाली गलौज किया जा रहा था। अब भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख विषय क्या है? एक तो युवाओं के मामले में भारत जोड़ो यात्रा में प्रमुख तरीके से बोला जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, 1.5 लाख भर्तियां जो हैं अग्निवीर स्कीम के चलते जो है वो आर्मी की रुकी पड़ी हैं, या तो उनको भत्ता दो या उनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के मोड दो। तो न्याय, उसके लिए भी युवाओं के लिए न्याय मांगा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से आप ही के लखनऊ में ITI सर्कल पे कल इजराइल और गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, 10,000 जो है श्रमिकों को वहां भेजा जाना है। तो ये किस तरीके का न्याय है कि जो वॉर जोन एरिया है उसमें लेबर जो है इंडिया से जाएगी और कल को वो बेचारे, उनको कुछ हो जाता है तो ना तो उनके परिवारों को पेंशन मिलेगी, ना कोई भत्ता मिलेगा, तो उनका क्या होगा। तो बात ये भी आ जाती है। फिर उसमें दूसरा जो है वो भागीदारी न्याय है कि भागीदारी कैसे तय हो, किसकी कितनी संख्या होगी। आपने कर्पूरी ठाकुर पर बहुत डिटेल में बात की। 2 बार के CM रहे कर्पूरी ठाकुर, सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। OBC का 26% का फॉर्मूला उन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि 8% अपर लेयर को और बाकी 16% जो है लोअर लेयर को, 3% महिलाओं को और 3% किस तरीके से एक फॉर्मूला उन्होंने 26% का OBC पॉलिटिक्स का दिया कि सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ABCs को ज्यादा आरक्षण मिले, जो अपर कास्ट OBCs हैं उनका आरक्षण में कम योगदान हो, और महिलाओं को और बाकी लोगों को किस तरीके से उसमें सम्मिलित किया जाए। तो ये विषय पे तो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो बिहार ऑलरेडी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लगे हुए हैं। तो ये काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश इसलिए की गई कि ये टोटल पॉलिटिकल डिसीजन था कि जब आपका राम से पेट नहीं भरा तो आपने कर्पूरी ठाकुर को लेके भारत रत्न की अनाउंसमेंट कर दी। सोशल जस्टिस इसको नहीं कहते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं आप किसी को भारत रत्न दे दीजिए, ठीक है, एक उनका भारत रत्न जो उनको दिया जाना था वो 25 साल से ड्यू था, आपने दे दिया, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ने भी उनका धन्यवाद कर दिया ट्वीट करके। पर क्या उससे सामाजिक न्याय मिल जाएगा? क्या जो लोग वंचित समाज के लोग हैं उनको जस्टिस मिल जाएगा? या हसदेव में जो 9 लाख पेड़ काटने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है, तो वहां हसदेव में क्या जो शेड्यूल ट्राइब के समाज के लोग हैं या वंचित समाज के लोग हैं, क्या उनके साथ न्याय हो जाएगा? तो ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं टोटल पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं। डिसीजंस का जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें एक बात मैं और कहूंगा कि मध्य प्रदेश में गिरिराज सिंह तो बहुत सीनियर लीडर है,
बीजेपी के, और क्या कर्पूरी धाम जाके कर्पूरी ठाकुर के जो जन्म शताब्दी समारोह है उसमें जाके पूजन में बैठेंगे? वो क्या वो ये कह सकेंगे अपनी कम्युनिटी में कि भैया कर्पूरी ठाकुर भी अब हमारे नेता हैं और कर्पूरी ठाकुर के नाम पे वोट दीजिए? ये तो शुरू से ही बांटो और राज करो की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे अपनी हेट पॉलिटिक्स में या अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा जो डिस्कशन हुआ अभी नारी न्याय का, ये भी भारत जोड़ो यात्रा के न्याय की बात पे है कि नारी को न्याय कैसे मिले। आपने देखा महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में क्या हुआ, आपने देखा कि जितने भी रेप केसेस आते हैं उसमें 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं या उनके युवा समाज के लोग होते हैं या उनकी करनी सेना के लोग होते हैं। उनके साथ न्याय कैसे होगा? क्या वो जेल जाएंगे? क्या उनको सजा मिलेगी? आपने देखा बिल्किस बानो के केस में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी। रमेशन जो है वो 11 कॉन्विक्ट्स की जो भगवा पहन के, जिनके भगवा उनको पहनाया गया, उनका सम्मान किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको भगवा कपड़े पहनाए गए और ये कहा गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जब रमेशन मिली तो वो हीरो हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको वापस जेल जाना पड़ा। तो बिल्किस बानो को जब न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट 3 बार जाना पड़ा, तो एक आम महिला को कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो दरिंदे घूम रहे हैं सड़क पे, आपकी ना बेटियां सुरक्षित है, ना आपकी माएं सुरक्षित है, ना आपके बच्चे सुरक्षित हैं। उसके बाद किसान को कैसे न्याय मिलेगा? आपने देखा किसानों के मामले में 2021 में जो सरकार ने वादे किए वो सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। 13 फरवरी को फिर किसान अपना पंजाब हरियाणा से और राजस्थान यूपी से चल के फिर दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। एक छोटी सी तो मांग की थी, उन्होंने कहा था कि एमएसपी खरीद का कानून बना दीजिए ताकि जो है उसमें हमारा शोषण ना हो। उन्होंने क्या बड़ी मांग की थी, आपने उसको भी नकार दिया। आपने कहा कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी कब बनी, उस पर क्या डिसीजन हुआ, आज तक उसको कुछ पता नहीं। श्रमिक न्याय, आपने सारे लेबर कोड्स खत्म कर दिए आपने, और उसके बाद आप जिस तरीके के लेबर कोड्स लेके आए उसमें आपने लेबर के साथ धोखा किया। आप चाहते हैं कि लेबर सस्ती कॉर्पोरेट्स को मिले और कॉर्पोरेट्स का जो है उसमें फायदा हो, उनकी लेबर कॉस्ट कम हो जाए। आपने मनरेगा मजदूरों का बजट जो 1.25 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में, उसको घटा के आपने 60,000 करोड़ कर दिया। और उसके बाद आप उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह उनसे काम करवाना चाहते हैं और उनको कोई ईएसआई, पीएफ या कोई भी उनके बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ कार्ड या हेल्थ बेनिफिट्स ना मिले या पेंशन सुविधा ना मिले और प्राइवेट कंपनियों को उसका फायदा हो, उनका वेलफेयर ना मिले। सोशल सिक्योरिटी तो वैसे किसी के पास नहीं है और पेंशन का सुविधा भी नहीं होगी और एजुकेशन बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे, तो श्रमिकों का क्या होगा? उनके बच्चे भी श्रमिक पैदा होंगे, उनके बच्चे भी श्रमिक पैदा होंगे। आपने देखा जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर बनने की उसमें वहां पे कई क्लेमेंट खड़े हो गए। 6 क्लेमेंट्स तो मैंने पढ़े जो कहते हैं हम राम के वंशज हैं, कि हम तो हमारी लीनेज देख लीजिए, हम तो पूरा अपना पत्री लेकर आए हैं कि नंबर 1 से लेकर 358 तक ये हमारे ही परिवार के, मरीज से लेके राम तक और राम से लेकर आज हम जो हैं हम ही राम के वंशज हैं। ये क्या जो कंक्लूड करिएगा। मैं खत्म कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो श्रमिक वर्ग है तो क्या उसकी भी पत्री बनेगी कि हमारे जो श्रमिक का बच्चा होगा वो अगले 100 साल श्रमिक ही रहेगा, वो कभी एजुकेट होकर पढ़ाई लिखाई करके कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा, कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो किस तरीके के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? और लास्ट में एक बात कह के खत्म करूंगा। आपने हेमंत सर्वा बिस्वा पे बात की, ये मुख्यमंत्री ऐसा है जो हर चीज के लिए पैसा लेता है। ये कोयले की खदान हो, चाय के बागान हो, अखबार हो, टीवी हो, सड़क हो, पुल हो, पुल की इनॉग्रेशन कर देता है, 45 करोड़ रुपए ले लेता है। लुई बर्जर स्कैम देख लीजिए, इनका एनएचआरसी स्कैम, इनका एनसीएचएसी स्कैम देख लीजिए, इनका शारदा स्कैम देख लीजिए, इनका वाटर सप्लाई स्कैम देख लीजिए। अपने परिवार के लोगों को, अपनी वाइफ की कंपनी को पीपी किट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। तो जब आदमी करप्शन करता है ना, तो वो उसको फिर फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता के आधार पे अपनी सत्ता को मेंटेन करना होता है। ये उन्होंने अपने टॉप बॉसेस से सीखा है। तो जहां जहां आप ये देखेंगे कि सुरक्षा के प्रबंध जो हैं वो हल्के हैं या किसी तरीके से उनके प्रोग्रामों में, उनकी रैलियों में जो जिस तरीके के व्यवधान पैदा किए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है, ये और कुछ नहीं, अपनी कमियां छुपाने के लिए वहां के सीएम की कोशिश कर रहे हैं और ये उन्होंने अपने बॉसेस से सीखा है। तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। जी आनंद वर्धन की बेरोजगारी इफेक्ट है, कॉज जो है वो करप्शन है और ये सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती ये सिर्फ करप्शन के ही बच्चे हैं। और अगर करप्शन ना करना चाहिए, सरकार अगर वचीबद्ध हो
देश में जीडीपी को ग्रो करने के लिए या देश की जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, और करप्शन में लिप्त ना हो, जो कि इनकी पूरी सरकार ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक उसमें लिप्त है। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में, छगन भुजबल जो है महाराष्ट्र में, हेमंत सर्वा बिस्वा आसाम में, और अनगिनत एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये सब जाके बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और उन्हीं और रिक्रूटमेंट जो है वो सारी, बिकॉज आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट है, जिसकी वजह से उनको जो है उस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। उनके हरियाणा में जिस तरीके से क्रॉप प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाई गई, जिस तरीके से बेरोजगार करके इनके हाथों में वेपन्स थमा दिए गए कि आप जाइए मुसलमानों के घर जलाइए, क्रॉप प्रोटेक्शन कीजिए, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, अजान के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर। और ये सिर्फ बातें मैं सिर्फ गांव देहात की नहीं कर रहा हूँ, मेरे शहर में, मैं दिल्ली में रहता हूँ अभी, दिल्ली में पढ़े लिखे लड़के, मेरे जूनियर जो हैं कॉलेज के, और मेरे वर्क प्लेस के मेरे से 20-20 साल लड़के जो जूनियर हैं, वो मोदी जी के बड़े भक्त हैं। वो ये कहते हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हजरतगंज में गाली दी जा रही है, खुल के गाली दी जा रही है, और ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं जो आप प्रोग्राम में डिस्कस भी नहीं कर सकते, तो ये इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि अजान नहीं रोकते हैं उनसे। इस तरीके की चीजें पढ़े लिखे लड़के जब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग अगर ऐसी बात करते हैं, तो आप समझिए कि ये कितना नीचे तक जा चुका है। और ये जो कैंसर है इसको कंट्रोल करने में जी। कितना और समय लग जाएगा, इसका हम लोगों को कोई ज्ञान भी नहीं है। जी।